नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ क्वेश्चन आवर। आज की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं वो दरअसल हमारे देश के हर नागरिक के साथ किया गया तेल कंपनियों का मजाक है। आप इसे मजाक कह सकते हैं या भद्दी टिप्पणी, और वो इसलिए क्योंकि तेल कंपनियों ने तेल की बढ़ती कीमतों के बाद राहत दी है और राहत बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी रकम है कि इसकी चर्चा करते हुए हमारा भी दिल थरथरा रहा है। 1 पैसे की राहत है साहब, जी हां, 1 पैसा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस 1 पैसे की राहत की खुशी में कई फिल्मों के डायलॉग अनायास ही दिमाग में कौंध रहे हैं, जैसे कि 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो साहब। आपके प्यार से नहीं, आपके थप्पड़ से डर लगता है साहब। नहीं, उल्टा, माफ कीजिएगा, आपके थप्पड़ से नहीं, आपके प्यार से डर लगता है साहब। अरे भाई, कमाल है। 1 पैसे की कमी की आपने। 1 पैसे अब जानते भी हैं, आज से 25 साल के नौजवान को भी पता है कि वो 1 पैसा कैसा दिखाई देता है। क्या तेल कंपनियों को एहसास भी है इस बात का कि 1 पैसा बंद हुए कितना जमाना गुजर चुका है। 1 पैसा कम किया गया है। जरा देखिए रिपोर्ट। 12 मई 2018 से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तारीखें बदलती जा रही हैं, लेकिन लोगों को राहत की खबर नहीं मिल रही थी। ऐसे में 30 मई को अचानक देश को अच्छी खबर मिली कि पेट्रोल 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। लेकिन चंद मिनटों के बाद ही पता चला कि पेट्रोल सिर्फ 1 पैसे सस्ता हुआ है। देश की जनता अभी समझ नहीं पा रही थी कि पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने वेबसाइट पर सफाई पेश कर दी। इंडियन ऑयल ने लिखा कि आज के पेट्रोल और डीजल का दाम वेबसाइट पर लिखने में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई, नया दाम डाल दिया गया है। और जब लोगों ने पेट्रोल डीजल के नए दाम के लिए फिर से इंडियन ऑयल की वेबसाइट देखी तो वहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 42 पैसे और मुंबई में 86 रुपये 23 पैसे थी। मतलब 29 मई के मुकाबले 30 मई को इंडियन ऑयल ने 1 पैसे प्रति लीटर की राहत दी थी। तो सरकार को ये लगता है कि ये बड़ा आसान टैक्स है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है, तो इसको बढ़ाए रखो। तो आप ये समझिए, अगर नेपाल जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, अगर वो हमसे 20 रुपया कम में दे सकती है तो हम तो 30 रुपये कम में दे सकते हैं। और दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इतने हाई रेट पे फ्यूल प्राइस रखे पड़ा हो। तो ये एक तरीके से सरकार के लिए भी सोचने का वक्त आ गया है कि इलेक्शन ईयर में इतनी बड़ी रिस्क न लें। चाहे तेल के दाम पर कंपनियां टाइपिंग मिस्टेक करें या फिर सरकार कान में तेल डालकर सोई रहे, लेकिन देश की जनता ये सोचकर हैरान है कि दुनिया में जब कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं तो उन्हें महंगा तेल क्यों खरीदना पड़ रहा है। 1 पैसा कम करके जाहिर तौर पर आम लोगों के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, जो अब $75 पर बैरल पे आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो भाई, अपना ये 1 पैसा बचा लीजिए आप। अगर आप पूरे महीने भर में 100 लीटर पेट्रोल बचाते हैं, 100 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, तो आप 100 पैसा बचाएंगे। 100 पैसे का मतलब समझ में आता है आपको? 1 रुपया। 1 रुपए की कीमत पता है आपको? नहीं पता तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो इस सवाल का जवाब देंगे वो सरकार को बताएगा कि दरअसल सरकार क्या सोचकर ये सब कुछ कर रही है। सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं, क्या पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 पैसे की राहत देकर मजाक किया है? क्या पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 पैसे की राहत देकर मजाक किया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN_, अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। हम इस कार्यक्रम में इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। भले ही सरकार आपकी राय माने या ना माने, लेकिन हमें लगता है कि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के काम आसमान पर पहुंचते जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम दूरगामी नतीजों पर विचार कर रहे हैं। सरकार यह कहती है कि हम एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन लाना चाहते हैं जिसके जरिए तेल की कीमतें हमेशा के लिए कम हो जाएं। अरे जनाब, आप दिल्ली में 78 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, जिसमें तकरीबन 38 रुपए टैक्स के तौर पर आप ले जाते हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा आप टैक्स कमा रहे हैं, और उसके बाद भी आपको दूरगामी नतीजों का इंतजार है। जाहिर सी बात है, आपको जनता के त्राहिमाम करने की ये बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि सत्ता में बैठा व्यक्ति आमतौर पर जनता से बहुत दूर हो जाता है।
तेल सस्ता होने की खबर सुनकर घर से पेट्रोल पंप पहुंचे लोगों को जब पता चला कि पेट्रोल सस्ता हुआ ही नहीं तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। क्या मिलेगी, 1 पैसे का कोई हिसाब ही नहीं रह गया, 50 पैसे का हिसाब नहीं रह गया। आपको इनके 20 रुपये बढ़ा दें फिर 1 पैसा कम कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, केवल जनता धोखा देने का काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। 1 पैसे की कोई कमी होती है तो जनता था मजाक किया उनने। दिल्ली जैसे महानगरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी लोग सस्ता तेल लेने पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन तब उन्हें पता चला कि तेल तो सिर्फ 1 पैसे ही सस्ता हुआ है। ये सरकार जो है जनता के साथ धोखा कर रही है। पिछले 6 महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल की जो रेट बढ़ रहे हैं उससे जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग है, उससे बहुत प्रभावित हो रहा है। जो अभी पेट्रोल भर रहा है 3 रुपये 2 रुपये 1.5 रुपये बढ़ा रहा है, अभी कम किया तो 1 पैसा कम किया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? देश के लोगों का गुस्सा तेल कंपनियों पर भी है, राज्य सरकारों पर भी और केंद्र सरकार पर भी। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम बढ़ाए हैं। अब आप देख लीजिए कि 105% वृद्धि जो है मनमोहन सरकार में हुई और 7% की वृद्धि जो है वो मोदी जी की सरकार में हुई। तो इसीलिए इस चीज़ को बिना देके और इस चीज़ को इतना हाइप कर दिया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने 2014 के बाद पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले एक्साइज टैक्स में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी असंवेदनशील है कि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहा है और ये आम लोगों के ऊपर भार पर भार डाली जा रहे हैं। बहरहाल तेल सस्ता करने के 2 ही उपाय नजर आ रहे हैं, या तो सरकार इसे जीएसटी के दायरे में ले आए या फिर केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज और वैट की दरें कम करें। न्यूज़ नेशन। लेकिन जनाब, आज तो खुशियां मनाने का दिन है। रमजान के इस महीने में यह कहा जा सकता है कि साहब ईदी आ चुकी है, सरकार ने आपको ईदी दे दी और तेल कंपनी ने उसका नमूना भी आपके सामने रख दिया है। 1 पैसा कम कर दिया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमत। अब आइए जरा आपको इस 1 पैसे का इतिहास बताएं। आप सोच रहे होंगे कि 1 पैसे की अहमियत क्या है। जी, हमने आपसे कहा 25 साल से कम उम्र के जो तमाम नौजवान हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि 1 पैसा दिखता कैसा है, क्योंकि 1 पैसा पिछले 25 साल से सर्कुलेशन में नहीं है। लेकिन आइए आपको जरा हम बताएं कि 1 पैसे का इतिहास क्या है और कैसे एक जमाने में, जी हाँ, एक जमाने में इस 1 पैसे की बड़ी वक़्त हुआ करती थी। तू बोलती थी 1 पैसे की। रोज बढ़ोतरी 16 दिन से तेल के दाम बढ़ाकर पेट्रोलियम कंपनियां परेशान हो चुकी थीं। 1.5 अरब आबादी चीख चिल्ला रही थी 100 अलग। न मोदी सरकार को फिक्र, न राज्य सरकारें टस से मस। पंप वाले कमीशन छोड़ने को तैयार नहीं। आखिरकार कितना बर्दाश्त करती पेट्रोलियम कंपनियां। कर दिया तेल का दाम कम। लो, ले लो राहत। पूरे के पूरे 1 पैसा सस्ता कर दिया है पेट्रोल डीजल। अब मत कहना कि राहत नहीं मिली। अब मत कहना कि पेट्रोलियम कंपनियां गरीब जनता का खून चूस कर अरबों का मुनाफा कमा रही हैं। जितना हो सकता था उतना जी खोल कर सस्ता किया है। कुछ नहीं होगा, 1 पैसे से क्या होता है? 1-2 पैसा कम होता है तो क्या कुछ फायदा तो नहीं होता है? नहीं भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया बढ़ा देते तो ठीक था, इससे कम करने से क्या फायदा है? ये क्या दिल लगी हुई भाई साहब। सुबह तो आपने 60 पैसे की राहत का ऐलान किया था और अब 1 पैसा बोल रहे हो। क्या कहा? दिल लगी हुई है? अजी नहीं, कहां 60 पैसे और कहां 1 पैसा। ऐसा हो सकता है क्या? माफी भी तो कोई चीज होती है। अगर पेट्रोलियम कंपनी के किसी बावले कर्मचारी ने 60 पैसा टाइप कर दिया तो उतनी राहत देना मुमकिन है क्या? क्या पेट्रोलियम कंपनियां खैरात बांट रही हैं? बिल्कुल नहीं। अभी 3-4 दिन से क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये बात तो पूरी समझ में आने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने 18-19 दिन कीमतें नहीं बढ़ाई तो उसकी भरपाई कर रहे हैं। क्या कहा? कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। ये सब बेकार की अफवाह ऐसा है। अभी तक तो मुनाफा खरबों में ही अटका पड़ा है। अभी तो नील, पद्म, शंख, महाशंख तक का टारगेट है। 1 पैसा से ज्यादा की राहत दे दें तब तो हो गया टारगेट पूरा। और क्या बात करते हैं आप लोग? 1 पैसे की राहत मामूली होती है क्या? क्या वो दिन भूल गए जब कौड़ियों में सौदा हुआ करता था? भूल गए हो तो याद दिला दें, 1 पैसा मामूली रकम नहीं है।
3 फुटी कौड़ियों की मिलती थी 1 कौड़ी, 10 कौड़ियां खर्च कर बनती थी 1 दमड़ी, 2 दमड़ी खर्च कर 1 ढेला मिलता था साहब, और 2 ढेला लुटाने पर 1 पैसा मिलता था। 64 पैसे जोड़ लो तो रुपया बन जाता था। ये तो पुराने दिनों की बात है, आज 1 पैसे की कीमत क्या है? क्या कहते हो साहब, ये पुराने दिनों की बात है? तो नए एक्सचेंज रेट की भी बात कर लो। पहले 64 पैसे का रुपया बनता था और अब 100 पैसे का रुपया बनता है। फिर भी 1 पैसा तो मामूली नहीं हुआ ना। और आप बात करते हैं कि 1 पैसे की राहत से क्या होता है? अजी 1 पैसे की कीमत तुम क्या जानो आम आदमी, जरा पेट्रोलियम कंपनी बनकर हिसाब तो लगाओ। हम हर दिन हिंदुस्तान में 60 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल बेचते हैं। हर लीटर पर 1 पैसे की छूट दे दी, लगा लो हिसाब, 60 लाख रुपए रोज की राहत है जनाब। 60 लाख, एक दिन में 60 लाख की छूट तो जोड़ लो, 365 दिन का कितना हिसाब हुआ? 219 करोड़ रुपए होता है साहब। ये मामूली है क्या? अब क्या बच्चे की जान लोगे? जरा सरकार से 1 पैसे की राहत भी लेकर तो दिखाओ। ढेला नहीं मिलेगा, ढेला 17 दिन से चिल्ला रहे हो ना, क्या मिला है? और पेट्रोलियम कंपनी पर सवाल उठाते हो कि 1 पैसे की राहत क्यों दी? बात करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हमने कोशिश की है कि आम आदमी के दर्द को आपके सामने रखें, क्योंकि आप ही का दर्द है। लेकिन हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम थोड़ा संवेदनशील तो होगी। आखिरकार 1 पैसे की ये कटौती कर कर हमारे मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारने की आवश्यकता क्या है? चलिए हम ही आपको 2 पैसे और दे देते हैं। इतना बड़ा दिल तो हमारा है ही कि हम पेट्रोल कंपनियों को उनके मुनाफे के लिए 2 पैसे और दे सकते हैं। इसलिए आज हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 पैसे की राहत देकर देश की जनता के साथ मजाक किया है? क्या पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 पैसे की राहत देकर देश की जनता के साथ मजाक किया है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN क्वेश्चन। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस राय को इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम कंपनियां हमारे मुंह पर तमाचा मार रही हैं और हम उस तमाचे को झेल रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन अब सरकार भी तमाचा मारे तो बताइए क्या करेंगे? सरकार अब यह कह रही है कि इस 2020 तक, जी हां, साल 2020 तक ट्रेन विलंब से चलना बंद हो जाएंगी। क्या सरकार के इस दावे पर आपको रत्ती भर यकीन है? हिंदुस्तान की ट्रेन क्या वाकई में विलंब रहित हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, इस पर यकीन करना तो बहुत दूर की कौड़ी है। यह बात अपने आप में बेसिर पैर की लगती है जब 90% से ज्यादा ट्रेन आज हिंदुस्तान में समय पर नहीं चल रही, लेट चल रही हैं। जब 4 साल की सरकार में समय ट्रेन पर न चल पाई, तो अब 2020 में जाकर अचानक ट्रेन समय पर कैसे चलने लगेगी? जाहिर सी बात है, यह सब कहने की बातें हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि क्या सरकार में बैठे तमाम अधिकारी, यहां तक कि राजनीतिज्ञ, ये मानते हैं कि आम जनता के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है? कुछ भी कह दीजिए, हम भरोसा कर लेंगे क्या? हिंदुस्तान की ट्रेनों में हर रोज सफर करने वाले 2.5 करोड़ मुसाफिरों से सरकार ने किया है बड़ा वादा। पीरियड मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर इस साल 5000 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक रिन्यूअल करेंगे और 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो काफ़ी हद तक जो आपके समझ लीजिए कि मार्च 19 तक 18-19 के वर्ष में ये सारे काम काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे और आप देखेंगे बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने सही समय पर ट्रेन चलाने का वादा किया हो। ये वादा रेल मंत्रालय 2016 के बजट से ही करता आया है, लेकिन रेल बजट में 95% ट्रेनों को सही वक्त पर चलाने का वादा था। और अब रेल मंत्री बनने के बाद पीयूष गोयल ने मई महीने में वादा किया था कि सारी ट्रेनें वक्त पर चलेंगी। पीयूष गोयल ने इसके पीछे की वजह भी बताई थी। 16 मई 2018 को पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि सुरक्षा और समयबद्धता रेलवे की प्राथमिकताओं में से है। पटरियों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा हो जाने से 2020 के शुरुआत से ट्रेनों की रफ्तार और समय पालन पूर्णतः ठीक हो जाएगा। वैसे रेल में सफर करने वाले आम मुसाफिरों को सरकार का ये वादा भी कोरा ही लग रहा है, लेकिन रेलवे खुद नहीं मानता कि देश में ट्रेन देर से चल रही हैं।
we are also discussing with the top management team of the railways, which has all assembled here from all over India today, about what we can do on improving punctuality. रेल मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में चलने वाली ट्रेनों में से 1/3 ट्रेन ही देरी से चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच भारतीय रेल की 71% ट्रेन समय पर चली। ये और बात है कि 2016-17 में 76% से ज़्यादा ट्रेन सही वक्त पर चली थी। हालांकि सरकार ने कहा था कि रखरखाव और मरम्मत की वजह से इस साल ज़्यादा ट्रेन देर से चलेंगी। वैसे सरकार की ओर से रेल को लेकर किए गए और कुछ वादों की याद दिला दें तो 2016 में ही सरकार ने वादा किया था कि 2020 तक हर मुसाफिर को कंफर्म टिकट मिलेगा। 2020 तक बिना गेटमैन वाली क्रॉसिंग को खत्म कर दिया जाएगा। 2020 तक सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। 2020 तक सुरक्षा में हाई लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये और बात है कि 2020 से 2 साल पहले तक चलती हुई ट्रेन का पहिया 2 टुकड़ों में टूट जा रहा है। कागजों में बात रफ्तार की जरूर की जा रही है, लेकिन हकीकत के ट्रैक पर ट्रेनें लेट लतीफ़ी की शिकार है और कंफर्म टिकट मिलना आज भी टेढ़ी खीर। ऐसे में रेल यात्रियों के अच्छे दिन के सपने एक बार फिर से जरूर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सपने कब हकीकत में तब्दील होंगे। वीडियो सत्यराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कम से कम रेलवे महकमे को लेकर जब अच्छे दिन की बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि वो म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट सामने रख दीजिए। अच्छे दिन आएंगे और उसके बाद एक हैशटैग लगा होता है जिसमें लिखा होता है कंडीशन सप्लाई, और बहुत तेजी से एक आदमी कहता है म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए जो दावे लगाए जाते हैं। मैं म्यूचुअल फंड का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ठीक इसी तरीके से रेलवे की ये बातें वैसी ही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, सशर्त, और ये सशर्त बहुत भारी पड़ने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि रेलवे ने जो दावे किए हैं वो उनके आंकड़े और सच से कितने दूर हैं। देश में तकरीबन 12,617 यात्री ट्रेन हैं, जिनमें से 1,072 ट्रेन सुपरफास्ट है, 72 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है और 64 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। और इन ट्रेनों में तकरीबन 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ मुसाफिर हर रोज सफर करते हैं। अगर देश में चलने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी की बात करें तो सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, वास्तविकता की नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो आंकड़े दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। 2017-18 में तकरीबन 30% यात्री ट्रेन देर से चलती रही। इस दौरान दुरंतो, राजधानी और शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेन में भी 30,394 फेरे लगाए हैं, जिनमें 5,308 बार ट्रेन लेट रही है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप वास्तविकता की बात करें तो ट्रेन की लेट होने के बाद तो अब हम वास्तविकता अपने जीवन की शैली मान चुके हैं। ट्रेन टाइम पर आ जाए तो आश्चर्य होता है। जब देश में रेल मंत्री दिल्ली में बैठकर रेलवे में सुधार को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हों, तकरीबन उसी वक्त 90 किलोमीटर दूर शामली में एक ट्रेन इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि इसके इंजन में आग लग गई और ट्रेन का पहिया भी नहीं घूम रहा था। सुबह 10 बजे शामली से चली ये ट्रेन 4 घंटे बाद ट्रैक पर खड़ी रही और इसी का नतीजा था कि दिल्ली से सहारनपुर आने जाने वाली सभी ट्रेनें कम से कम 4 घंटे लेट चल रही थी। रेल मंत्री जी, उम्मीद है कि ये सारी खबरें आपके पास जरूर पहुंचती होंगी। दावे करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। ड्राइवर बोल रहा था कि अभी इंजन में प्रॉब्लम है। हाँ, इंजन में बता रहे हैं, चिंगारी निकल रही है। अरे बाबू, पिछले वाले इंजन में आग लगी। तो देखा आपने, ये यात्री और ड्राइवर सारी बातें अपने साथ कह रहे थे और रेल मंत्री जी, हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको दिखी रही होंगी। लेकिन दिल्ली में आइए बात करते हैं कि एक फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी उसे बुझाने के लिए एयरफोर्स तक की मदद लेनी पड़ी। तकरीबन 16 घंटे से ज़्यादा फायर फाइटर्स को इसमें मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग को बुझाया जा सका। जमीन से उठता धुएं का गुबार और उसके ठीक ऊपर आसमान में उड़ता एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। ऐसी तस्वीर दिल्ली में पहली बार नजर आई जब आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। ये हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर की हैं, जहां 16 घंटे से शोलों में घिरी फैक्ट्री पर हेलीकॉप्टर की बीम बकेट से पानी बरसाया गया। तब कहीं जाकर लपटें शांत हुई। करीब 16 घंटे तक आग ने ऐसा तांडव मचाया कि सैकड़ों लोगों की सांसें अटक गई। मालवीय नगर के रबड़ की फैक्ट्री में लगी ये आग मंगलवार की शाम 4 बजे के करीब लगी।
और जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, आग का दायरा भी बढ़ता चला गया। आग की लपटों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपने कीमती सामान उठाकर घरों से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग एक ट्रक में रखे केमिकल की वजह से लगी। फैक्ट्री के एक तरफ स्कूल और दूसरी तरफ रिहायशी इलाका है। आग के खौफ से आसपास की 13 इमारतों को खाली करा दिया गया। ये एक ट्रक था जिसमें केमिकल्स थे, वो अनलोड होना था, उससे स्टार्ट हुई। देखते देखते पूरे ट्रक को आग ने पकड़ लिया और बहुत धू-धू करके पूरा ट्रक जलना शुरू हो गया। उसके बाद ये कंट्रोल नहीं हुई, फैलती गई। फायर फाइटर्स की टीम रात भर आग बुझाने में लगी रही, मगर दमकल की 100 गाड़ियां भी जब शोलों पर काबू नहीं कर सकी तो सुबह जाकर आपदा प्रबंधन की टीम ने एयरफोर्स से मदद मांगी, जिसका असर भी हुआ और कुछ ही देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने दिल्ली सरकार की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। देखिए, यहाँ पे जो हमारी पार्टी की पार्षद है पूजा जाखड़, उन्होंने लिखित में लिखा है। कब दिया था? कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लेंट है 18 अप्रैल 2018, मतलब करीब 1 महीने पुरानी ये कंप्लेंट है, 1.5 महीने पुरानी कंप्लेंट है, जिसमें बाकायदा कमिश्नर एसडीएमसी को लिखा गया, डीसी को लिखा गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा गया कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ हो सकती हैं, इसके लिए इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल हादसे की वजह और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन देश की राजधानी के पौष इलाके में जिस तरह आग ने शाम से सुबह तक तांडव मचाया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। रिजवान आरिफ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं ग्वालियर के जिला अस्पताल में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये प्रदर्शित करता है कि बच्चे कितने भयानक संकट से गुजर सकते हैं किसी अस्पताल में। यहाँ पर इंक्यूबेटर में अचानक आग लग गई। 23 नवजात बच्चे यहाँ पर थे, उनकी जान मुश्किल में पड़ गई। ये तो गनीमत कहिए कि किसी भी बच्चे की जान पर बनी नहीं, वरना ये आग न जाने कितनी जिंदगियां लील जाती। इनक्यूबेटर में लेटा मासूम और उसके नीचे उड़ती आग की लपटें। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीर किसी का भी दिल दहला सकती। जिन नवजातों ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली थीं, उनके सिर पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। तस्वीरें ग्वालियर के जिला हॉस्पिटल की हैं, जहां के एसएनसीयू वार्ड में रात 2 बजे के करीब इंक्यूबेटर की पावर सप्लाई के पास आग लग गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फोटोथेरेपी पर एक नवजात लेटा हुआ है और उसके शरीर से महज 2 फीट की दूरी पर आग भड़क रही है। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं और कभी भी नवजात के जिस्म को छू सकती थी। तभी वार्ड में एक नर्स की एंट्री होती। नर्स की नजर जैसे ही आग पर पड़ी, उसके होश फाख्ता हो गए, मगर उसने होशियारी दिखाते हुए इनक्यूबेटर का प्लग निकाल दिया और फिर बिजली कनेक्शन बंद कर आग बुझाई। मगर जिस तरह करीब 1 मिनट तक यह नवजात मौत के घेरे में फंसा रहा, उससे हॉस्पिटल प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि एसएनसीयू में बिजली कनेक्शन की फिटिंग होनी थी, जिसके लिए 18 मई को टेंडर भी जारी हो चुका है। तब तक यूनिट को बंद रखने के लिए कहा गया था। ऐसे में इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फिटिंग में फॉल्ट थी और उसकी मरम्मत का काम होना था, तो फिर इनक्यूबेटर में नवजात को क्यों रखा गया? क्या ये जानबूझकर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? पूरे उसमें दिक्कत नहीं, केवल एक टेबल पर जिस पर फोटो यूनिट लगी हुई थी, उसके नीचे जो है ना, नीचे जो वायर्स रहते हैं, उनमें किस वजह से वो बाद में पता लगेगा, उस वजह से आग लगी थी। लेकिन बाकी जगह यूनिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब रहा सवाल आग क्यों लगी, उसके लिए हमने जो मेडिकल अपने 2 एक्सपर्ट की टीम बना दी है, जो कि जांच करेगी कि उपकरण में दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में जिस वक्त आग लगी, उस वक्त वहां 23 बच्चे एडमिट थे। गनीमत रही कि सभी बच्चे बाल बाल बच गए और हादसा टलने के बाद सभी नवजातों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। 4 साल में बीजेपी सरकारों ने जितना काम काज किया है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा आज बीजेपी सरकारों के मंत्री, नेताओं, विधायक या फिर राज्य में वरिष्ठ मंत्रियों के बयानों से है। अब ये बात समझ लीजिए आप कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज
जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा ही कहते हैं जिससे लगातार सुर्खियां ही बनती हैं। अब उनका यह मानना है कि इस देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का स्वयं सेवक बनना ही चाहिए और इसे अनिवार्य कर देना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अगर इस देश के नागरिक को राष्ट्रीयता सीखनी समझनी है तो संघ परिवार के स्वयंसेवी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब इस पर विवाद नहीं होगा तो और क्या होगा। हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ाने की सियासत में तमाम कोशिशें चल रही हैं। एक और प्रणब मुखर्जी को संघ मुख्यालय के न्योते पर सियासी बयानबाजी चल ही रही थी कि वीएचपी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर को मेहमान बनाने की पेशकश कर दी। और इसी बीच आया हरियाणा के मंत्री अनिल विज का नायाब आइडिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण स्वीकार किया है। ये बहुत स्वागत योग्य बात है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी और चरित्र निर्माण करने वाली संगठन है। देश के सभी नागरिकों को कुछ समय के लिए आरएसएस में जाना अनिवार्य करना चाहिए। इससे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दरअसल प्रणब मुखर्जी को संघ के न्योते को लेकर बड़ी सियासी बहस शुरू हो गई है। संघ को सियासी तौर पर अछूत करार देती आ रही कांग्रेस प्रणब मुखर्जी पर सवाल उठा रही है, तो संघ की स्वीकार्यता को लेकर प्रणब मुखर्जी के समर्थक दलील दे रहे हैं कि नेहरू तक ने संघ के स्वयंसेवकों को न्योता दिया था। ये सारी बहस संघ की विचारधारा को लेकर चल रही है। ऐसे में संघ की विचारधारा को राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब ठहराते हुए अनिल विज ने नई पेशकश कर दी है। वैसे अनिल विज बीजेपी के वैसे मंत्रियों में से एक हैं जो कई बार विवादित बयान देते रहे हैं और कुछ मौकों पर तो अपने बयान वापस भी लेते रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी की वजह से खादी की दुर्गति का बयान हो या नोटों पर से गांधी की तस्वीर हटाने का बयान। हाल ही में अनिल विज ने राहुल गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के निवासियों को संबोधित भी किया। अपनी बातों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। साथ ही साथ ये भी प्रदर्शित किया कि इंडोनेशिया हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब समंदर का शहंशाह नहीं बन पाएगा चीन, न ही उसके समंदर की साजिशें हो पाएंगी कामयाब, क्योंकि पीएम मोदी की रणनीति से पस्त होगा चालाक ड्रैगन। पीएम मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर है और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के साथ जो करार किया है, यकीनन वो चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 15 MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों नेताओं ने अपने बयानों में स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की। मतलब साफ है कि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के बदलते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी विशेष जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम एक जैसी विकास एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगों के रूप में एक दूसरे की प्रगति एवं संपन्नता में हमारे साझा हित है और इसलिए हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझे विजन और सिद्धांतों पर सहमति की है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की इस यात्रा को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिहाज से भी देखा जा रहा था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद साझा बयान से इस बात के संकेत मिल भी गए कि भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर समंदर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाएगा। इतना ही नहीं, आसियान देश भी चाहते हैं कि भारत इस इलाके में बड़ी भूमिका अदा करे और आक्रामक चीन को काउंटर करे। हम आपको बता दें कि हिंद महासागर के चारों तरफ चीन अपना जाल बिछा रहा है। श्रीलंका से म्यांमार और बांग्लादेश एक घेरा बनाने की चीन सोच रहा है। जिबूती में चीन ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह के जरिए चीन अपना दखल बढ़ा रहा है। मालदीव के मुद्दे पर भी चीन ने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है।
हिंद महासागर में चीन ने अपने जंगी जहाज भी तैनात किए थे। हिंद महासागर के जरिए सेशेल्स और मॉरिशस जैसे देशों पर भी चीन की नजर है। चीन की इसी साजिश को अब नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी झलक मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी नजर आ रही है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भारत और इंडोनेशिया का रुख एक सा है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देशों ने साझा हमला बोला है। यूं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध बेहद पुराने हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान सामरिक संबंधों की मजबूती भी साफ साफ दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इंडोनेशिया में इंडो पैसिफिक सागर की बात की है, उसके बाद चीन की मीडिया में भी तरह तरह की बातें सामने आने लगी। इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और कदमों को बारीकी से देखा जा रहा है। सबांग में भारत की सैन्य दखल का मतलब चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा होगी। ये भारत के लिए अपनी उंगली को जलाने का जोखिम लेने के बराबर होगा। क्या भारत इसके लिए तैयार है? इंडोनेशिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत का न सिर्फ बखान किया, बल्कि यह भी साफ किया कि कई लोग अब भारत में जब आते हैं इंडोनेशिया से, खास करके जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल उन्हें मिलेगा। जाहिर सी बात है, ऐसी सहूलियत आज बड़ी मानी जाती है, खास करके तब जब एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदुस्तान लगातार आता है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। इंडोनेशिया में भी पीएम मोदी वहां रह रहे भारतीयों से रूबरू हुए। भारतीय समुदाय के लोगों के सामने पीएम ने हिंदुस्तान का दम भरा। आज एक दौर वो भी है जब दुनिया भर में भारत की मजबूत पहचान बनी है। क्या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? अनुभव करते हैं? पहले की तुलना में सीना तान करके चल रहे हो? आंखें मिला के बात कर रहे हो? दुनिया का हर नागरिक आपकी तरफ गर्व से देख रहा है? बस यही बदला हुआ हिंदुस्तान है। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में पीएम मोदी ने तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफों के पुल बांधे, सरकार की कामयाबियां गिनाई। पिछले 1400 वर्षों में पहली बार मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। मूडीज ने, मोदी ने नहीं। इंडोनेशिया की धरती से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के बदलने का दावा भी किया। अरे सीना तान करके बोला करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठिकाना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। मेरा उल्टा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि बीते वर्षों में भारत में हमने 1400 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया। मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर है और हर दौरे की तरह इस दौरे पर भी उनके लिए लोगों का क्रेज नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अपनी यात्रा में कुछ ऐसे पल भी गुजारे जो हमेशा यादगार बने रहेंगे, जैसा कि डंका बजाना, और वो भी लय और तान सुर के साथ। कूटनीति के साथ इस तरह के वाक़ये कई बार लोगों को छू जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, इंडोनेशिया में नहीं बल्कि अपने कई यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंका बजाया है। परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने दोस्ती की नई इबारत गढ़ी। कूटनीतिक मंथन के बीच परदेश में उस रंग से आपको रूबरू करवाते हैं जो सुर्खियों में है। इंडोनेशिया की धरती पर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्तिकलाल में पीएम मोदी का ये अंदाज दिखा। मस्जिद परिसर में लगे ऐतिहासिक नगाड़े पर हाथ आजमाया। माह रमजान में मस्जिद में पीएम मोदी की मौजूदगी और इस अंदाज ने इंडोनेशिया का दिल जीत लिया।
इंडोनेशिया में मिनी इंडिया बसता है। गुजरात की तरह यहाँ भी पतंग महोत्सव की रौनक नजर आई। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विदोदो ने पतंग उड़ाई। डोर और पतंग की उड़ान की तस्वीरें गवाह हैं कि इंडोनेशिया भारत के कितने करीब है। मोदी मोदी की गूंज और हिंदुस्तान के रंग। इंडोनेशिया में बसे भारतीयों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो नजारा नायाब दिखा। हाथ में तिरंगा लेकर भारतीयों ने अपने पीएम का इस्तकबाल किया। दुनिया भर में मशहूर अर्जुन रथ पार्क का पीएम मोदी ने दीदार किया। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत काल से जुड़ी आस्था की निशानियों को कितना सहेज कर रखा गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस ऐतिहासिक स्थल को अद्भुत कहा। मिशन इंडोनेशिया में पीएम मोदी जब भारतीयों से रूबरू हुए तो पूरा हॉल मोदी मोदी से गूंज उठा। मेगा शो में उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच कड़ियां भी जोड़ी और भारतीयों से मन की बात भी की। पासपोर्ट को पाने में आपको पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। अनुभव है ना कि भूल गए हैं? और अभी भी आपके मन में वही छवि हो सकती है, लेकिन आज देश बदल चुका है। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखा। जैसे ही पीएम मोदी परदेश में बसे भारतीयों के बीच पहुंचे, इस खास पल को लोग मोबाइल में कैद करना नहीं भूले। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पुराने संबंधों को एक बार फिर से उकेरने की कोशिश की है। लेकिन इंडोनेशिया और हिंदुस्तान का संबंध आज का नहीं, सदियों पुराना है। रामायण न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज हमारे लिए महाभारत। इंडोनेशिया में इस्लाम बहुल देश वो माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद रामायण और महाभारत और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम रीत रिवाज को जो तरजीह दी जाती है, ये अपने आप में देखने योग्य है। एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जो रामायण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाने में गर्व महसूस करता है। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जहां राम नायक और रामायण सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। जहां कण कण में है राम, यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति, लोगों की सोच में बसे हैं राम। रामायण के पहले के इस परफॉर्मेंस को देखिए, कलाकारों के उत्साह, नाटक के मंचन के अंदाज को देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों में लोग रामायण के दीवाने हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया की रामायण में अंतर है। भारत में राम की नगरी जहां अयोध्या है, वहीं इंडोनेशिया में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में राम कथा को ककनिन या काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता आदि कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। इंडोनेशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में प्राचीन लोकप्रिय चरित्र दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है। उसमें उन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी कि वो शिव के आराधक हैं। इंडोनेशिया की रामायण का आरंभ भगवान राम के जन्म से होता है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान में समस्त ऋषिगणों की ओर से मंगलाचरण किया जाता है। इंडोनेशिया में रामायण लोक जीवन से गहराई तक जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसका काफी शानदार तरीके से मंचन होता है और इसके चरित्रों का इस्तेमाल स्कूली शिक्षा में भी किया जा रहा है। इंडोनेशिया में हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल देश की आज़ादी के जश्न के दिन यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। हनुमान को इंडोनेशिया में अनुमान कहा जाता है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में महाभारत काल को भी बखूबी दिखाया गया है। दुनिया भर में मशहूर अर्जुन रथ पार्क का पीएम मोदी ने दीदार किया। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं
कि इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत काल से जुड़ी आस्था की निशानियों को कितना सहेज कर रखा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इतनी तेज गर्मी कि अगर आप बाहर निकलें तो आपको लगता है कि किसी तरीके से कहीं कोई साया तो मिले, कहीं कोई छांव तो मिले जिसमें आप खड़े हो सके। लेकिन कर्नाटक में बारिश इतने जबरदस्त तरीके से वहां पर कोहराम मचा रही है कि लग रहा है जैसे कि इस बारिश में सब कुछ बह जाएगा। मानसून के आने के साथ ही कर्नाटक के मंगलुरु शहर में पुल धंसने लगे हैं, बहने लगे हैं। यह है बारिश का प्रकोप हमारे ही देश में, जहां गर्मी से हम सब मर रहे हैं। ये तस्वीरें आमतौर पर जुलाई अगस्त की बारिश के बाद नजर आती हैं, मगर वक्त से पहले आए मॉनसून ने कर्नाटक में आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मंगलुरु में साउथ वेस्ट मॉनसून की दस्तक के साथ हुई घंटों की बारिश से सड़कें दरिया बन गई। सोमवार रात से ही मंगलुरु और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस रहे हैं, जिसके बाद घरों के अंदर तक पानी घुस गया। ये तस्वीरें हैं मंगलुरु शहर की, जहां घर में पानी घुसने के बाद घर वालों को पूजा पाठ करने में भारी दिक्कत हो गई। पूरे शहर में दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा। तेज बारिश के चलते छोटे छोटे नालों में भी इतना पानी भर गया कि इसकी वजह से दो गांवों को जोड़ने वाला एक निर्माणाधीन पुल भी ढह गया। भारत के इतिहास में ऐसा काम पहले नहीं हुआ। 1 महीने में ब्रिज रेडी होके अभी छोड़ने का 8 दिन था। इससे पहले बारिश आया, एक टेम्पररी ब्रिज था 2 गांवों के बीच में, बारिश की वजह से चला गया। अच्छी बारिश आया था आज के दिन। भारी बारिश की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में रेस्क्यू के लिए बोट तक उतारनी पड़ी और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा। बेमौसम बरसात से आई मुसीबत पर सियासत भी शुरू हो गई। Government is nowhere to be seen. The people are looking at the government for rescue and relief operation. However, both the coalition partners are squabbling over the portfolios. मुसीबत यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक इस इलाके में इसी तरह बादल गरजते और बरसते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो जहां कर्नाटक में बारिश की वजह से हाल बेहाल है, वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में अब पर्यटकों से कहा जा रहा है कि कृपा कर हमारे शहर में आप मत आइए, पीने का पानी नहीं है। इस वजह से स्थिति इतनी बदहाल है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे शिमला में स्थिति इतनी विकट बन गई है कि अब लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं। और हरियाणा की, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार है कि कान में तेल डालकर आराम से सो रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है और परेशान है। हिमाचल की राजधानी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान के मशहूर टूरिस्ट प्लेस शिमला में जल संकट छाया हुआ है। जिस टूरिस्ट सीजन में पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ लगी रहती थी, उस वक्त टूरिस्ट शिमला छोड़कर भाग रहे हैं। एंट्री होते ही सबसे पहले यही बोला गया कि आपको पानी नहीं मिलेगा, ना नहाने के लिए आपको पानी मिलेगा। अगर होटल में अगर आपने ठहरा है तो पानी की समस्या तो बहुत है। शिमला के जो होटल इस वक्त पर्यटकों से गुलजार रहते थे, वो पानी की कमी से खाली पड़े हैं। बहुत इफेक्ट हो रहा है। 1 हफ्ते से ऑलमोस्ट 50% ऑक्यूपेंसी हो गई है पिछले 3-4 दिन से। हालांकि कुछ होटल वाले अपने यहाँ ठहरे टूरिस्ट के लिए किसी तरह पानी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जल संकट की खबरों के कारण होटल व्यवसाय को तगड़ा झटका लगा है। हमारी कई बुकिंग्स जो कैंसिल हो गई हैं और कोई कस्टमर आ भी रहा है तो वो पानी की समस्या सुनकर फिर वापस चला जा रहा है, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि बीते 15 साल में पानी की ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई। सर देखिए, हमने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा वाटर क्राइसिस शिमला में नहीं देखा है। ऑल्टरनेट डेज पे हमेशा पानी आता था, लोग उतना स्टोर कर लेते थे, वो चल जाता था, चाहे होटल्स हो चाहे रेजिडेंशियल लोग हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। 5 दिन हो गए हैं, कहीं 9 दिन हो गए हैं, कहीं 11 दिन हो गए। हम बाय बकेट पानी दे रहे हैं टूरिस्ट को, 1 हफ्ता हो चुका है। आलम यह है कि स्थानीय लोग पानी के टैंकर के आगे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और जब टैंकर आता है तो उन्हें पानी भरने के लिए अपनी बारी का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। 8 और 9 दिन हो गए यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आया और टैंकर से ये पानी कल आया था टैंकर। उसमें आप बताइए कि देखो बुजुर्ग हैं, वो अपने घर में पानी तो नहीं लेके जा सकते हैं। अब आप बताइए कि इसका कैसे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत महज 2-3 दिन पुरानी हो।
करीब 1 महीने से शिमला पानी की ऐसी ही किल्लत से जूझ रहा है। पीने का पानी तो छोड़िए, रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी मयस्सर नहीं हो रहा। वाटर क्राइसिस सबसे बड़ी समस्या लेकर बनी हुई है। हमें डेली नीड के लिए पानी चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए। आज हम बच्चों के बैग में बुक्स कम और बॉटल्स ज़्यादा भर रहे हैं। आमतौर पर मई जून के महीने में शिमला की सड़कों पर सैलानियों का मेला लगा रहता है, मगर फिलहाल बिन पानी शिमला सूना नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कहीं बारिश है, कहीं पानी की किल्लत है, तो कहीं मौसम विभाग का अलर्ट है। और ये अलर्ट ये कहता है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं और कहीं इन हवाओं में आप उड़ न जाएं। जी हाँ, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यही मौसम विभाग करता रहता है कि कम से कम 3 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, लोगों की जान जा सकती है। आप इसे एक अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको चाहेंगे कि आप इसे देखें। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है, सरकार उस अलर्ट को मान लेती है, काम खत्म, डब्बा बंद। और वो इसलिए क्योंकि आंधी तूफान में मरने वालों की संख्या तकरीबन 500 हो चुकी है इसी साल हमारे देश में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। क्यों ये चुप्पी? शायद आंधी की वजह से। हिंदुस्तान के आम लोग इस वक्त एक बार में 3 तरह के प्राकृतिक कहर का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ कई राज्यों में लू और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं यूपी बिहार में आंधी तूफान लोगों की जान ले रही है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा और झारखंड में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू का प्रकोप जारी रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के शहरों में जहां पारा 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में तूफान के चलते करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखना ये है कि आने वाला तूफान अब और कितनों की जान का दुश्मन बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।